न ताज है, न तख्त है, न सोने का सिंहासन, फिर भी किसान के कंधों पर टिका है पूरा शासन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है और किसान के कंधों पर ही टिका है। हर जो कामकाज जो चलते हैं, जितनी भी चीज़ें जो चल रही हैं, वो किसान की बदौलत ही चल रही हैं। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में बजट आया है, केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसको लेकर के हम चर्चाएं करेंगे, खास तौर पर किसानों की। तमाम किसान नेता हैं हमारे साथ में, बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और जाट महासभा के जो है महासचिव कृष्ण कुमार जानू जी हैं, साथ ही जाट महासभा के अध्यक्ष राजस्थान के राजाराम मील जी हैं, रामेश्वर सेवार्थी जी हैं, साथ ही सरपंच महासभा के भी साथ में हैं। तमाम ये लोग बैठे हुए हैं और किसानों की ही बात करेंगे। मैं इसलिए किसानों की बात करूँगा क्योंकि ये देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो खास तौर पर किसानों की बात होनी चाहिए। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते। अभी हाल फिलहाल में बजट आया है, क्या लगता है कि इस बजट के अंदर किसानों की बात हुई है, किसानों की चर्चाएं हुई हैं? देखो, बजट जिनके लिए आया है उनके लिए बजट आया है। किसान का तो बजट में एक शब्द भी चर्चा नहीं किया गया है। किसानी से जुड़े जो काम होते हैं, चाहे फिर वो बीज और खाद हो, चाहे फसल बीमा हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, किसान से जुड़े किसी काम का उल्लेख इस सारे बजट में कहीं भी दिखाई नहीं देता। और उसका कारण है कि जब कृषि कानून वापस लिए गए थे, उसी दिन से मोदी जी जो है वो किसान शब्द से नाराज हैं। और इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने पूरे बजट में मोदी जी खुश कैसे रहें उस बात का पूरा ध्यान रखा और किसान शब्द का उल्लेख तक नहीं किया। सर, बड़े तौर पे कहा जा रहा था कि किसानों को हम जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो कह रहे थे किसानों की बात करेंगे, किसानों के हित की जो है तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन इस बजट में कोई ढंग का जिक्र नहीं आया। चाहे राजस्थान की बात करें, आने वाले समय में राजस्थान का भी बजट आने वाला है, दिया कुमारी जी पेश करने वाली हैं। तो क्या किसानों के नेता और किसान कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको किसानों की फिक्र नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को किसानों की फिक्र नहीं है, डींग हाँकते हैं बड़ी बड़ी खाली? देखो, शिवराज सिंह जी चौहान जमीन से जुड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और मोदी जी अपने से ज्यादा बार मुख्यमंत्री का चुनाव जीतने वालों को मुख्यमंत्री रहने नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने शिवराज जी को दिल्ली बुलाया और महकमा वो दिया जिस महकमे से मोदी जी सर्वाधिक नाराज हैं। और इस सारे के पीछे जो राज है वो इतना सा है कि संघ और बीजेपी में शिवराज मोदी जी के बाद विकल्प बन सकते हैं। इसलिए शिवराज जी को कृषि मंत्रालय देकर किसानों के प्रति कोई काम नहीं करके राजनीतिक और जनमानस के बीच पहले से ही फेल्योर नेता का ठप्पा लगा दिया जाए। इस गेम को समझने वाले समझ रहे हैं, शिवराज जी भी समझ रहे हैं, पर बेचारे मजबूर हैं। मोदी जी और अमित शाह की जो गुजरात लॉबी है वो किसको ऊपर लेती है, किसको नीचे लेती है, इसकी सजा राजस्थान भुगत रहा है। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होते तो आज से अच्छे हालात होते, नहीं है तो भजनलाल जी उनके भजन कर ही रहे हैं जिन्होंने भजन करने के लिए उनको अपना मुख्यमंत्री बनाया। क्या जानबूझकर इसीलिए उनको बुलाया गया कि आने वाले समय में अमित शाह कोई बड़ा पेच खेल सके? जहां कहीं भी मोदी जी के बाद अमित शाह के राह में कोई रोड़ा बनता नजर आएगा, चाहे फिर वो वसुंधरा जी हो, चाहे वो फिर शिवराज हो, चाहे फिर वो योगी आदित्यनाथ हो, एक एक को तरीके से निपटाया जा रहा है। किसान हितैषी बताने वाली सरकार, किसान का जो खाद है, बीज है, और जो आपके एरिया की मैं बात करूं, चूरू के साइड में अगर वो एक यमुना नहर जो परियोजना आने वाली थी सर, उसका जो है ओमयू जो है साइन हो गया, ओमयू साइन हो गया, लेकिन वो धरातल पर कहीं दिखाई नहीं। देखो, वो 2028 के चुनाव पूर्व का एजेंडा है, जनता के लिए काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव और एजेंडा पॉलिटिक्स करती है और पहले से उसको स्थापित करती है। आपने देखा होगा ना, राम मंदिर का एजेंडा कितनी साल काम आया, अब यमुना और ईआरसीपी का एजेंडा भी 10-5 साल काम नहीं लेंगे तो फिर भाजपा कैसे हुई? भारतीय जनता पार्टी जनता के काम और कल्याण से ज्यादा अपने राजनीतिक नफे नुकसान की गणित को सोच समझकर फैसले करती है, एक्ट और रिएक्ट करती है। क्या लग रहा है कि सर वाकई में आने वाले समय में सरकार बातचीत करेगी या नहीं करेगी इन किसानों के मुद्दे पर, खाली या डींग ही हाँकती रहेगी? देखो, सरकार बात करे या ना करे, किसान ने मोटे तौर पर फैसला कर लिया है कि ये जो पार्टी है ये किसानों के लिए किसी भी तरीके से उचित
सोच विचार नहीं रखती है। और इस सारे विषय के बीच भारतीय जनता पार्टी ने तो किसान वर्ग को साधने के लिए एक अभिमंत्र डेवलप कर लिया है कि किसानों में, गांवों में जो सर्वाधिक रूप से सक्रिय और मजबूत जातियां हैं उनको चुनाव की टिकट दे दो, डिवीजन हो जाएगा, आधे अपने आधे उनके हो जाएंगे। प्रभाव शून्यता डेवलप करने का खेल है, लेकिन किसानों के साथ गद्दारी करने वालों को अब 16 दूनी 8 वाला जाट नहीं है, पूरी बात समझता है। और जो 16 दूनी 8 की गणित पर सोच रहा है उसकी खाट कैसे खड़ी करनी है ये किसान समझ चुका है और आने वाले पंचायत राज चुनाव में समझा भी देगा। सर, आप पत्रकार भी रहे हैं जानू जी, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि भी एक मुद्दा चल रहा है सदन में जो कि राहुल गांधी जी ने उठाया, मनोज नरवणे जो हैं, हाँ, उनकी एक पुस्तक है जो प्रकाशित भी नहीं हुई है, उसको रोक लगा दी गई है। उसमें चीन को लेकर के जो गलवान में जो झड़प हुई उसको लेकर के कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है उस विषय को? देखो, सीधे तौर पर मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज करने वाले नेता का नाम राजनाथ है, और मोदी जी के बाद मंत्रिमंडल में अमित शाह चाहे अपने आप को 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर कुछ भी बताए, लेकिन जनता में स्वीकार्यता राजनाथ सिंह की बहुत अच्छी है। और मोदी जी और अमित शाह जो गुजराती गणित है ना वो बड़ा सातिर है। अब मनोज मुकुंद नरवणे जो कि सेना प्रमुख के रूप में मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, और उस मनोज मुकुंद नरवणे के सेना प्रमुख रहते मोदी जी कई बार सेना के साथ दीपावली मना चुके हैं। और वो जब रिटायर होता है और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, 2 साल से उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो मंत्रालय की स्वीकृति के लिए लंबित है। और ये जो लंबित प्रकरण है इसका लाभ तो मोदी जी को मिलना है और नुकसान राजनाथ को होना है। राजनाथ की छवि सेना और सुरक्षा बलों में केवल मोदी जी की कठपुतली की बन जाए, इसलिए इस विषय को 2 साल से लंबित रखा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि वो परिवारवादी पार्टी है, अब भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया व्यक्तिवादी पार्टी है, क्योंकि 2014 में तो हमने बीजेपी की सरकार बनाई थी, 19 और 19 के बाद 24 में जो सरकारें बनी हैं वो तो मोदी की सरकारें बनी हैं। तो पार्टी से बड़ा व्यक्ति हो गया है और उसकी सजा या पुरस्कार भाजपा को जरूर मिलेगा। आने वाला समय इसका फैसला करेगा। आप पे अंतिम सवाल पे जरूर आऊँगा। सर, आपने तमाम आंदोलन किए हैं, किसान आंदोलन में आपकी बड़ी भूमिका रही, क्या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर किसानों के साथ छल कर रही हैं? राजस्थान में कोई थर्ड फ्रंट आना चाहिए? कांग्रेस में तो साफ साफ था कि अशोक गहलोत जो है वो किसानों के खिलाफ था। राजस्थान की बात करें तो किसानों के खिलाफ था, तो उन्होंने किसानों को भी, और कोई आगे निकलने वाला कोई किसी किस्म का भी, हमारे अगर समाज का भी कोई आदमी आगे निकलता हुआ नज़र आया तो उसने उसको बैक धकेलने की कोशिश करी, बेईमानी से उसको पीछे धकेला भी। और बीजेपी भी किसानों के लिए तो मुश्किल काम हो रहा है आज भी। ये जो किरोड़ीलाल जी मीणा मंत्री होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पूरी कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी किसानों की हालत अच्छी नहीं है। एमएसपी पर तुलाई के टाइम में मूंगफली की बात आई तो मूंगफली एक बीघे की वो एक किसान की 40 कुंटल ले रहे हैं। क्या होता है 40 कुंटल? किसान बड़ा है तो उसके 100 200 500 कुंटल ये मूंगफली हो जाती है। और मूंग के लिए लगता नहीं है, हर तरह से मतलब एमएसपी नाम है, एमएसपी पर कोई खरीद नहीं होती है। सर, सोना चांदी जवाहरात की बात करें, एकदम से बूम कर गए, 4-4 लाख पहुंच गए, 2.5 लाख पहुंच गए, जिसका सिर्फ आभूषण है जिसको पहनो और निकाल के रख दो तिजोरियों के अंदर। किसान का अनाज पेट भरता है, हर इंसान को जिंदा रखता है। उसकी कीमत अगर बात करें गेहूं धान की और अगर बाजरे की बात करें 4,000 5,000 से ऊपर, कभी 3,000 से ऊपर कभी नहीं जा पाती है। क्या सरकारें इन सब चीज़ों पर फोकस कर रही हैं? आपको लगता है डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भजन लाल जी हैं और केंद्र में जो है मोदी जी हैं। भाई ये रेट को कंट्रोल करते हैं किसानों के फेवर में, नहीं खिलाफत होता है। जैसे पीछे कॉटन आई, नरमा रुई जो पाकने वाला बाजार में जाने लगा तो इन्होंने अमेरिका से जो कॉटन आनी थी उसका 11%
वो था टैरिफ थी वो जीरो कर दी, तो किसानों की सीधी 1500 2000 का रेट गिर गया एकदम। एमएसपी 7600 7700 थी और ये 85 तो 8500 बिक रही थी, जो एकदम 6500 पे आ गया, तो किसान गुलाम हो गया एमएसपी पर डालने के लिए। यही पहले था जब गेहूं का वक्त आया, तो इन्होंने यहाँ जो हमारे गोदामों में जो पड़ी थी गेहूँ, वो 25,000 टन गेहूँ इन्होंने एकदम बाज़ार में डाल दी। तो गेहूं का भाव 3000 था, वो 2400 2500 2300 आ गया। तो इस तरीके से किसान के फेवर में कोई नहीं है, किसान का तो सारे दुश्मन बैठे हैं, किसान परेशान है। खेती करना सबसे औखा काम है, जो मैं सारे रास्तों से निकला हुआ मेरा किया हुआ है, सबसे मुश्किल काम है, और उसी में सहयोग कोई सरकार नहीं करती है। मैं तो ये कहता हूँ सर, किसान हर जाति में है और हर समाज में है और हर तरफ है, हर राज्य में किसान है। किसान क्या लग रहा है पार्टियों में, जातियों में, इन सब में बटा हुआ है, इसी कारण से राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाती हैं। किसानों में से ही आगे एमएलए वगैरह बन के आ जाते हैं, मंत्री बनते हैं, तो वो भी तो सपोर्ट नहीं करते। मरना इसी बात का तो है। किसान की मुश्किल इस बात से आती है कि हमारे बीच का भी बन के आता है तो वो भी काम नहीं करता, किसान को भूल जाता है सचिवालय में आ जाए तो। मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव तक जो जनप्रतिनिधि है वो जनता का और किसान का प्रतिनिधि होता है। चुनाव जीतने के बाद सदन की शपथ लेते ही वो उद्योगपतियों का और पार्टियों का गुलाम प्रतिनिधि बन जाता है। इस विडंबना को किसान कैसे निजात पाए, ये किसान को आज भी समझ नहीं आ रहा है। सर, आप एक वरिष्ठ हैं और आपने अच्छे से एक अच्छा जीवन देखा है और अच्छा समय देखा है और हर तरह के लोग देखे हैं। क्या लग रहा है कि किसान के लिए जो किसान नीति की बात होती है, वो किसान नीति की बात सही मायने में हो पा रही है, सरकारें कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि भारत आज़ाद हुआ उसमें बिलो पॉवर्टी जीवन यापन करने वालों की संख्या 21% थी, और आज हम आज़ाद भारत में किस गर्व या शर्म से कहें कि 80% वो जो है ना संख्या पहुंच गई है। तो देश का विनाश हुआ है या विकास हुआ है? सरकार तो कह रही है विकास कर रहे हैं डबल इंजन के। मैं आज जब सरकार के आंकड़े आपके सामने हैं कि देश आज़ाद हुआ उस दिन 21% बिलो पॉवर्टी थी जनसंख्या, वो आज 80% पे कैसे आ गई? ये अपने आप में जवाब है। मेरे जैसा आदमी कहाँ खोजेगा? ये पूरे देश को मालूम पड़ गया है। और आज जो अमेरिका का फैसला आया है वो केवल सुनियोजित षड्यंत्र है किसानों की हत्या करने के लिए, क्योंकि जो वहाँ का माल आएगा और यहाँ का माल रुलेगा तो किसान को तो पहले भी रुला रहे हैं, आगे भी रुलाएंगे। इसको बारीकी से मैंने, क्योंकि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन किसान होने, मजदूर होने के नाते अनुभव है सर, मेरे जीवन का अनुभव है कि आज हम कहाँ किस स्टेज पे खड़े हैं। तो सरकारों को सर किस तरीके से किसान नीति लागू करनी चाहिए, जो बात तो करती है किसानों की, लेकिन मैं क्या निवेदन कर रहा हूँ कि आज एमएलए को, प्रतिनिधि को सुविधा मिलती है, पेंशन मिलती है, एक चपरासी से लेके और सेनाध्यक्ष को मिलती है, और अपनी ओर से अपने तरीके से खेती करता है, मजदूरी करता है, कुछ भी करता है, देश का पेट भरता है। वो 60 साल बाद में उसको क्या भूख नहीं लगती है क्या? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ देश की जनता से कि किसान और मजदूर को पेंशन दे, और ये जो लूटा है इनकी जांच करें और इनकी जो है ना पेंशन बंद करें। सर, सरपंचों के चुनाव आने वाले हैं, पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है कि सरकार अभी तो हाल फिलहाल में चुनाव नहीं करवा पा रही थी, अब कोर्ट का आदेश आ गया है कि भैया चुनाव तो आपको करवाने ही पड़ेंगे, जो आप खिलवाड़ कर रहे हो जनता के साथ में। सरपंच गांव का विकास करता है, लेकिन अब जो है गांव का विकास रुका पड़ा है। कैसा देखते हैं पहले तो पंचायती चुनाव को? पंचायत चुनाव को काफ़ी दिन हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए, 1 साल ऊपर निकल गया। तो इसमें कभी तो कुछ कोर्ट के आदेश ले आते हैं, कभी स्टे ले आते हैं, तो इससे रुका, बिल्कुल ही विकास रुक गया। क्योंकि जब अनिश्चितता हो जाती है कि कितने दिन रहेंगे, कब चुनाव होंगे, कौन आएगा कौन जाएगा,
सीटें कैसे आएगी, तो उससे क्या है ना काम रुक गया। दूसरी बात के अंदर जो बजट है वो ठीक से मिला नहीं। केंद्र से भी जो बजट आना था ग्रामीण विकास के लिए, और जो गाँव का काम तो सरपंच ही करते हैं ज़्यादा, कृषि का काम भी हम करते हैं, पहले कृषि का तारबंदी भी करते थे, इसका समतलीकरण करते थे, पानी का वो हौज बनाते हैं, कुंड बनाते हैं, तो सब सरपंच ही काम करते हैं। तो उसके लिए बजट नहीं आया अभी पूरी 1 साल से, क्योंकि 1 साल तो ये ऐसे ही निकाल दिया, इसके अंदर कोई तय नहीं कि कौन सरकार है और कौन क्या है, तो इसलिए अब नुकसान हुआ है इसका। तो सर अभी हाल फिलहाल में केंद्र का बजट आया है, राजस्थान का बजट भी आने वाला है, क्या लग रहा है कि किसानों की इसमें खास तौर पर मुख्य तौर पर बात हो रही है, सरपंचों की बात हो रही है, जो सरपंच गांव का विकास कर रहे हैं, उनके किसानों के संबंधित कुछ योजनाएं लेकर के लग रहा है कुछ? नहीं, इनका तो ये थोड़ा सा कि कोई कृषि नीति तो इनकी सही है ही नहीं, इसमें कोई करने वाला नहीं। पिछली बार जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी यहाँ पंचायत राज मंत्री थे, तो उन्होंने एक स्कीम बताया था कि ये जो नरेगा के अंदर जो पैसे दे रहे हैं, ये किसानों को, जब किसान को खुद को आप 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं, या अभी जो बोल रहे 125 देंगे, तो राम जी आधा किसान क्यों नहीं अपने खेत के अंदर ही अपनी हाजिरी लगवाए। जैसे अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर जो घर वाला जो मालिक है वही अपने उसकी हाजिरी लगती है और वही अपना काम कर देता है और उसको मजदूरी मिल जाती है, उसका मकान बन जाता है। तो इसी तरह क्यों न किसानों को ही ये 100 दिन की हाजिरी अपने खेत में काम करने के लिए दे, क्योंकि बाहर से मजदूर मिलते नहीं उस टाइम में, और खुद खेती के अंदर किसान काम करेगा तो 100 हाजिरी उसको उसी अपने खेत में काम करने के लिए खुद करे और 4 आदमी और 2 एम्प्लॉय करे। तो ऐसा करेंगे तो किसानों को फायदा मिलेगा। पैसा वो मेड़बंदी में लगाए और जो समतलीकरण में लगाए, कहीं पे जो उड़ाव की जमीन होती है पश्चिम राजस्थान ज़्यादा हो तो उसमें किया जाए, जो दोहरे टिल्ले ज़्यादा जहाँ पानी नहीं लग रहा वहाँ उसको समतलीकरण किया जाए। तो ये किसानों के आप किसानों से पूछ के करेंगे तब होगा। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता गाँव के खेत और खलिहान में से होकर निकलता है। तो अगर आप वहाँ आके करेंगे, आप उधर एसी के अंदर बैठ के अगर कानून बनाएंगे नहीं बनेंगे, गाँव में आइए चौपाल में बैठ के वहाँ के जो किसान है उनसे पूछिए कि आपकी समस्या क्या है। झुंझुनू वालों को दूसरी तकलीफ है, कोटा वाले को दूसरी तकलीफ है, बाड़मेर की दूसरी तकलीफ है। तो आप बाड़मेर में जाके पूछेंगे तो अपने अपने जहाँ जहाँ तकलीफ है वो बताएंगे, उस हिसाब से बजट बनाना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। अच्छा सर, अंतिम सवाल की तरफ आपकी तरफ जाऊंगा। क्या लग रहा है कि फसल बीमा को लेकर किसानों की बड़ी समस्या देखने को मिलती है? क्या लग रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में हाल फिलहाल में करोड़ीलाल मीणा ने तमाम कंपनियों को बुलाया कि भैया समय पर पैसा दो प्रधानमंत्री फसल बीमा का, तो क्या लग रहा है फसल बीमा है ना बहुत बड़ा एक घोटाला है। इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनी आती है और जब हम करवाते हैं, जो इसमें कई आए, रिलायंस वालों ने भी किया है, कुछ और कंपनियां भी आई है, और कुछ ये सहकारिता वाले हैं वो अपने आप ही काट लेते हैं, लेकिन बीमा किसी को मिलता नहीं। पहले तो शुरू में कर रखा था कि जो 50% खराबा होगा या 40% खराबा होगा, पूरे क्षेत्र में होना चाहिए कोई खराबा, तब आपको जाके बीमा मिलेगा। उसके बाद में थोड़ा बहुत अपने लोगों ने, किसान नेता कुछ थे, उन्होंने कोशिश किया, तो अभी तो 33% 30% पे लाया कि 30% खराब होगा। तो जब एक दुकान जलती है तो एक दुकान जलता है उसका बीमा मिलता है, तो एक खेत में नुकसान होता है तो एक खेत का क्यों नहीं मिलता है? हम ये चाहते हैं कि किसानों को जो फसल बीमा मिलता है उसकी यूनिट है वो एक अपना एक खेत या एक यूनिट रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे गांव में खराब हो तभी हो, गांव के लिए क्यों इंतजार करेंगे? तो खसरा से होना चाहिए, जिस खसरे में खराबी हुआ है, जहां नुकसान हुआ है वहां का बीमा मिलना चाहिए। तो देखिए, मैं अंतिम सवाल की तरफ अब कृष्ण कुमार जानू की तरफ जाना चाहूँगा। सर, अब मेरा अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा कि ओवरऑल देखा जाए तो केंद्र के बजट में किसानों की सही मायने में कोई बात हुई है या नहीं हुई है? इस बजट को आप, केंद्रीय बजट को, कितने नंबर देना चाहेंगे? किसान इस बजट को कितने नंबर देना चाहेगा? या अगर कोई किसानों से संबंधित कोई योजना बनती है तो वाकई में उसमें किसानों को बैठाया जाता है, किसानों से पूछा जाता है? क्योंकि किसान अच्छी तरीके से जानता है अगर फसल कैसे उगेगी, कैसे बीज हो जाएगा, वो सारी चीज़ें किसान ही जानता है, एसी में बैठा व्यक्ति नहीं जान सकता। तो क्या वाकई में उन लोगों से पूछ के नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं? इन सब चीज़ों पर मुझे एक स्पष्ट देखो, सीधे तौर पर तो किसान के जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, जब सदन पटल पर उनको बिना दल के सचेतक की अनुमति के किसान हित में बोलने का अधिकार नहीं है, तो पूछेगा कौन? ये सारा का सारा सिस्टम जो है, इस सारे में पूरे बजट में किसान सम्मान निधि के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, फसल बीमा के लिए, सिंचाई संसाधनों के लिए और सहायक कृषि की गतिविधियां जिसमें पशुपालन के लिए किसी भी प्रकार का कोई रोल अमेंडमेंट दिखाई देता है और भाजपा का कोई प्रवक्ता बोलता है तो सुनना चाहिए, और वो जो जनता को समझ आ रहा है वो समझना चाहिए। उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बजट पर हमें तो
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वो जो मैसेज मीम था ना कि भैया बजट की आलोचना मत करना, जनता के खजाने से करोड़ों करोड़ों रुपए ये बजट को अच्छा बनाने पर खर्च करेंगे, इसलिए हम तो बजट जैसा भी है बुराई कर नहीं सकते, आखिर जनता का खजाना बचाना है। तो कितने नंबर देंगे? बजट व्यवस्था महिलाएं देखती हैं, वहां गलत हो या सही हो सब कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मन मारकर हम भी अच्छा इसलिए बोलेंगे, पूरे में पूरा नंबर देंगे, क्योंकि हमें जनता के राजकोष का पैसा बचाना है। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी और तमाम ये किसानों से जुड़े हुए नेता हैं। हमने इसलिए बात करी क्योंकि किसानों से जुड़ी चीज़ें हैं और किसानों के मुद्दे जो लगातार देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये देश किसान ही चलाता है। तो इसलिए हमने किसान हितैषी नेताओं से बातचीत करी इस मुद्दे को लेकर के कि बजट में आखिरकार किसानों का कितना फ़ायदा लेकर के ये बजट आया है और कितने किसानों को जो तमाम नीतियाँ हैं, तमाम योजनाएँ हैं, वो कितनी आई हैं। चर्चाएँ करी, बातचीत करी, तमाम मुद्दों पर जो आपने देखा वो आप देख करके बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिरकार इस बजट में, केंद्रीय बजट में और राजस्थान के आने वाले बजट में किसानों को कितनी बातचीत का कितना जो है फ़ायदा दिया गया है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।